अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आगे लेकर चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बारे में पढ़ाया था। उसके साथ हमने जो है मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टिश्यू लेवल को। तो जिस तरह हम चेन एक पीछे से लेकर चल रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जुड़े थे तो एटॉमिक लेवल बना था, एटम जुड़े थे तो मॉलिक्यूलर लेवल बना था। तो आज हम वही जो मॉलिक्यूल्स हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, जैसे बायो मॉलिक्यूल्स की हमने जो है वो बड़ी डिटेल से जो है उसको हमने स्टडी किया था। वही मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, इनके जुड़ने से हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनती हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स का जो मजमुआ है उसके लिए हम ऑर्गेनेलीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज आपके लिए नया है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास एक लफ्ज होता है सेल। मैंने पहले भी इसका तज़किरा किया था कि जिस तरह किसी भी इमारत को बनाने का सबसे बुनियादी जो यूनिट ईंट है, इसी तरह किसी भी जिस्म को बनाने का सबसे बुनियादी जो हमारे पास यूनिट है वो सेल है। मैंने यहाँ पे एक एनिमल सेल की डायग्राम को ड्रा किया और एनिमल सेल के हिस्सों को एलेबोरेट किया, इनको मैंने जो है वो लेबल किया। तो अब आपको पता है कि जो एनिमल सेल है उसकी एक निशानी होती है कि उसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। और अगर देखा जाए तो इसकी एक साइड पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये मौजूद होता है। सेंटर के अंदर इसके न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। इसके अंदर इस तरह का एक और भी स्ट्रक्चर होता है जिसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रियूल का, वो भी मौजूद है। एक दूसरी साइड पे इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद है और साथ जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो मौजूद है। दर हकीकत मैंने जितने भी हिस्सों को हाईलाइट किया है ये सारे हिस्से जो हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं और इन हिस्सों के लिए एक लफ्ज जो है वो ऑर्गेनेली का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये भी एक ऑर्गेनेली है, जो न्यूक्लियस है ये भी एक ऑर्गेनेली है, जो सेंट्रियूल है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी अपरेटस हैं, ये सारी की सारी सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। ये सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये अपने फंक्शन के हिसाब से मखसूस होती हैं। ये अपने लिए भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनका कोलेक्टिव फंक्शन मिलके सेल का फंक्शन जो है वो भी कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर इनकी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद के असेंबलेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल आर असेंबलेज ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स आर नोन एज ऑर्गेनेलीज, फिर हम पढ़ेंगे कि ये ऑर्गेनेलीज किस काम के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। मतलब एक सेल ने इनके जुम्मे कौन सा फंक्शन जो है वो रखा है या इनके जुम्मे जो है या ये किसके लिए जो है अपना फंक्शन जो है वो किस तरह और कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है ये रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी जो है वो बनाता है। दोबारा सुन लिए, जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी की शक्ल में एनर्जी पैदा करता है। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब वो राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा ये सेल की शक्ल को बरकरार रखने में भी मदद करते हैं। और अगर गोल्जी कम्प्लेक्स को देखा जाए तो ये मटेरियल को पैक करके सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कन्वे करते हैं। तो कहने का मतलब सेल के अंदर जितने भी हिस्से हैं वो एक स्पेसिफिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं।
एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब हम सेल के सारे हिस्सों के फंक्शंस को पढ़ते हैं और उन फंक्शंस की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी पढ़ते हैं, तो एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर मजदूरों की तकसीम, डिवीजन ऑफ लेबर काम की तकसीम को कहते हैं। मैं कहता हूं कि एक सेल के जितने भी हिस्से हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। अब चूंकि ये लफ्ज आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर, तो मैं एक कॉमन सी एग्जांपल रोजमर्रा की जिंदगी से उठा के ये कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें कि हमारा जो घर है, अगर हम उसके सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, चलो मान लेते हैं कि हमारे घर का सिस्टम जो है वो आइडियल एक सिस्टम है, तो अगर हमारे घर का सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है तो वो किस तरीके से आइडियल बना कि घर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके जुम्मे खास तरह की जो ड्यूटीज हैं वो लगा दी गई हैं, उनको असाइन कर दी गई हैं ड्यूटीज। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिस्टर्स हैं तो उनके जुम्मे घर की सफाई करना, अगर वालदा है तो उन्होंने अपने जुम्मे लिया हुआ है खाना बनाना, वालिद साहब हैं तो वो मार्केट से शॉपिंग करके लेकर आते हैं, तो जो भाई हैं उनके जुम्मे भी कुछ असाइनमेंट्स हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर सिस्टर के जुम्मे सफाई है तो क्या वो सिर्फ अपने रूम की सफाई करेगी? अगर वालदा के जुम्मे खाना बनाना है तो क्या वो सिर्फ अपने लिए खाना बनाएंगी? अगर वालिद साहब के जुम्मे मार्केट से चीजें जो है वो लेकर आना है तो क्या वो सिर्फ चीजें अपने लिए लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सिस्टर अपने रूम की सफाई करेगी, साथ पूरे घर की भी करेगी। वालदा अगर खाना बनाएंगी अपने लिए तो सबके लिए बनाएंगी, वालिद साहब मार्केट से चीजें लेकर आएंगे तो सबके लिए, भाई अगर काम करता है तो पूरी फैमिली के लिए करता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जितने भी घर के अफराद हैं उन्होंने अपने अपने कामों को बांट रखा है। हर बंदा अपने जुम्मे लगे हुए काम का रिस्पॉन्सिबल है। जब हर बंदा अपना काम फर्ज शनासी के साथ करता है तो एक घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं एक अच्छे सिस्टम में रहने वाले लोग बन जाते हैं। मतलब उस घर का सिस्टम बड़ा बेहतर हो जाता है कि उन्होंने अपने कामों को बांट रखा है, उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर है। अब जरा सोचें कि अगर घर का काम सिर्फ एक बंदे के जुम्मे होता, ना टाइम पे सफाई होती, ना टाइम पे खाना बनता, तो बहुत से मसाइल जो है वो क्रिएट होते। इसलिए उन्होंने अपने कामों को बांट रखा है। तो सेल के अंदर भी जितने भी हिस्से हैं इन्होंने भी अपने काम को बांट रखा है। एक हिस्सा अगर एनर्जी बना रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी बना रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, वो एनर्जी बना के पूरे सेल को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए इसके लिए पावर हाउस ऑफ द सेल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम के जुम्मे अगर प्रोटीन बनाना है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो पूरे सेल के लिए जो है वो बना रहा है। तो जितने भी हिस्से हैं वो अपने लिए भी काम करते हैं और अपने साथ मौजूद जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं उनके लिए भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इनका जो फंक्शन है, जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, इनका जो कलेक्टिव फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो सेल का फंक्शन कहलाता है। मतलब ये मिल के इनकी जो कलेक्टिव एफर्ट है वो पूरे का पूरा क्या बना देती है, सेल, और सेल का बना देती है सिस्टम, कि उसके अंदर हर ऑर्गेनेली अपने लिए भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है और बाकियों को भी फायदा दे रही है। इनके अंदर काम की तकसीम है, एक ने अपने जुम्मे एक काम ले रखा है, दूसरे ने दूसरा काम ले रखा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। कि सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो है उनके दरमियान जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि सेल के मतलब तादाद के हिसाब से कि मुख्तलिफ जानदारों में सेल की तादाद मतलब जो है किसी में कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। कुछ जानदार ऐसे हैं जिनका पूरा जिस्म एक सेल पे मुश्तमिल है, कुछ जानदार ऐसे हैं जिनका जिस्म बहुत ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल बुक वाले को करनी चाहिए थी, आगे खैर इसी चैप्टर में की भी हुई है, एक यूनिसेलर और एक जो है वो मल्टी सेलर। लफ्ज जो यूनि होता है इसका लफ्जी मतलब वन होता है और सेलर का मतलब सेल, ऐसे जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हो।
जैसे जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स वाला कौन से जानदार होते हैं? ऐसे जानदार जिनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना पाया जाता हो। तो आपके सामने जो सेल है इसमें तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाजिया, इसमें तो वाजिया न्यूक्लियस पाया जाता है, इसका मतलब ये वाला सेल प्रोकैरियोट नहीं है। तो यूनिसेलुलर जो है वो प्रोकैरियोट्स और कुछ प्रोटिस्ट जो है वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनका पूरा जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है। मतलब ऐसा जानदार जिसका पूरा जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल हो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं प्रोकैरियोट और साथ प्रोटिस्ट। ये ऐसे जानदार हैं जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है। इसके बाद हमारे पास मल्टी सेलुलर है। लफ्ज जो मल्टी है इसका मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा, और लफ्ज जो सेलुलर है इसका मतलब होता है सेल, एक ऐसा जिस्म जो बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बना हो। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल, जो बहुत ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मल्टी सेलुलर। जितने भी प्लांट्स हैं इनका जिस्म बेशुमार सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनका जिस्म बेशुमार सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो अगर आप मतलब याद रख सकें तो एक जो ह्यूमन है, जो एवरेज साइज का ह्यूमन है, उसके जिस्म के अंदर 100 ट्रिलियंस सेल जो है 100 ट्रिलियन सेल जो है तकरीबन मौजूद होते हैं, 100 ट्रिलियन सेल। इसलिए ह्यूमन, एनिमल और प्लांट जितने भी हैं हम उनको किस में कंसीडर करेंगे? मल्टी सेलुलर। उनका जिस्म एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। आइए अब चलते हैं हम टिश्यू लेवल की तरफ कि यही जो ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल बन जाते हैं। सेल आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से हमारे पास, सेल के जुड़ने से हमारे पास जो है वो क्या बन जाते हैं? ये सेल आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से हमारे पास टिश्यू बन जाते हैं। मतलब सेम टाइप के सेल या डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने को हम क्या कहते हैं? टिश्यू लेवल कहते हैं। यही इसकी जो है वो डेफिनेशन बन गई। असेंबलेज ऑफ सिमिलर आर डिफरेंट सेल आर नोन एज या इज नोन एज टिश्यू। और वो लेवल जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है जी? टिश्यू लेवल जो है वो कहलाता है। अब जो टिश्यू है इसमें सेल आपस में जुड़ते हैं और वो जुड़ के एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि टिश्यू की टाइप्स मतलब कितनी तरह की हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एनिमल्स के अंदर भी टिश्यू मुख्तलिफ तरह के होते हैं और जो प्लांट्स हैं इनके अंदर भी टिश्यू जो है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तो मैंने इनको अलग-अलग कर दिया ताकि इनको हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक से हटके बताऊं बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर जो है वो परफेक्ट हो जाए, वो बाकी क्लास के बच्चों से थोड़ा डिफरेंट हो जाए, जिसका इंप्रेशन जो है वो पेपर चेकर की नज़र में बहुत अच्छा बैठे, तो मैं आपको कहता हूं कि आप भी ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा कि आप लिखिएगा एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू की टाइप्स हैं उसकी एग्जाम्पल आप लीजिएगा। आपने सुना था पिछले साल नर्वस टिश्यू जो कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ मिलकर काम करना। मिसाल के तौर पे हम चलते जा रहे हैं और हमारा पांव जो है किसी पत्थर के साथ टकरा जाता है, अभी हमारा पांव उस पत्थर के साथ जुड़ा होता है कि दोनों हाथ जाके उस पांव को दबोच लेते हैं। अब क्या हाथों के ऊपर किसी तरह की आंखें लगी हैं कि हाथों को नजर आ गया कि पांव जो है वो पत्थर के साथ टकराया? नहीं, पांव से मैसेज जनरेट हुए। वो जो पेन वाला मैसेज है वो ब्रेन की तरफ आया और ब्रेन ने हुक्म दिया है हमारे हाथों को कि दबोच लिया जाए बैठ के नीचे पांव को। इसका मतलब पूरे जिस्म के अंदर कोऑर्डिनेशन पाई जाती है और वो किसकी वजह से? ये जो नर्वस टिश्यू है, जो नर्व सेल्स हैं, इनकी वजह से कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल के अंदर एक नर्वस टिश्यू पाया जाता है जिसका जो फंक्शन है आप आगे लिख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन में है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ मिलकर काम करना। फिर हमारे पास दूसरे जो एनिमल्स के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं वो मस्कुलर है। आपको पता है
जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो सिकुड़ते भी हैं, जैसे इनकी एक किस्म है स्केलेटल टिश्यू, वो सिकुड़ते भी हैं, फैलते भी हैं। तो अमूमन इनका एक फंक्शन होता है, वो हमारे पास फंक्शन है जी मूवमेंट। ये किसमें मदद करते हैं? मूवमेंट, मतलब हमारे जिस्म की जो मूवमेंट है, चाहे हम एक ही जगह पे बैठ के हिस्सों को हरकत दे लें, चाहे हम खुद उठ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चले जाएं, तो वो किसकी वजह से है? मस्कुलर टिश्यू। जैसे मिसाल के तौर पे जो स्केलेटल टिश्यू है, ये बेटा हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, ढांचे के साथ जुड़े। जब ये वाले जो मसल्स हैं, जब ये सिकुड़ेंगे तो ये इस ढांचे को इसको जो हमारी मतलब ये आर्म्स है, बाजू है, इसको ये किधर उठा देंगे? ऊपर। तो ये बायस बनेंगे किसका? ये मूवमेंट का बायस बनेंगे। तो इसका मतलब जो मस्कुलर टिश्यू है ये मूवमेंट का बायस बनते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से जाहिर है, ये जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे बोन जोड़ती है, ब्लड जोड़ता है, तो ये सारे के सारे हमारे पास के कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इनका काम जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ कनेक्शन जो है वो करवाना है। जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ कनेक्शन करवाना है। ये हमारे पास कौन से टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। हमने किसमें डिस्कस किया? एनिमल टिश्यूज के अंदर डिस्कस किया। फिर हम चलते हैं प्लांट के टिश्यू की तरफ। तो प्लांट में हमारे पास सबसे पहले कौन सा टिश्यू है जी? एपिडर्मल टिश्यू। पौधे की जो स्किन वाले टिश्यू हैं, जो पौधे को प्रोटेक्ट करते हैं, पौधे की हिफाजत करते हैं, पौधे को ऊपर से ढांप के रखते हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एपिडर्मल टिश्यू। तो इसका मेरा ख्याल है कि आप अगर साथ लिख देंगे कि इसका जो रोल है वो प्रोटेक्शन के अंदर है, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। फिर हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू बेटा मुख्तलिफ तरह के होते हैं, आगे इसी बुक में आप पढ़ेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कि आपका लेक्चर जो है वो डिफिकल्ट आपके लिए ना हो जाए। सिर्फ नाम बता रहा हूं, पैरेन्काइमा सेल, कोलोनकाइमा सेल और स्क्लेरेन्काइमा सेल। जो पैरेन्काइमा है उसका ज्यादातर रोल फोटोसिंथेसिस में होता है, चलो उसको स्किप कर दें। जो स्क्लेरेन्काइमा और कोलोनकाइमा है, उनका फंक्शन जो है वो पौधों को सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब जो ग्राउंड टिश्यू है, इनका जो बेसिक फंक्शन है वो पौधे के जिस्म को सपोर्ट करना है, सहारा देना है। फिर इसके बाद मैं आपको कहता हूं जाइलम टिश्यू, ये भी प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसका तो शायद आपको पता हो कि ये जड़ों से पानी को उठा के पौधों के पत्तों तक लेकर जाता है। जाइलम का काम जड़ों से पानी को उठाना, पत्तों तक लेकर जाना। ये किसका काम है? जाइलम का। मतलब ये ट्रांसलोकेशन करवाता है किसकी? वाटर की। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। जाइलम टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। और फ्लोएम जो है ये पत्तों में बनने वाली खुराक को पौधे के बाकी हिस्सों तक या जड़ों तक लेकर आते हैं। इनके लिए ये किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोएम का। लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का। तो इन हिस्सों के, इन टिश्यूज के फंक्शंस को अगर डिस्कस करना हो तो मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका यह है कि आप सबसे पहले जो है वो टाइप्स की हेडिंग दें, नीचे आप लिखें टाइप्स इन एनिमल्स, और फिर लिखें जी प्लांट्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर पहले आप हेडिंग दे लें नर्वस टिश्यू की, फिर आप हेडिंग दे लें मस्कुलर टिश्यू की, फिर आप हेडिंग दे लें कनेक्टिव टिश्यू की। तो एक एक लाइन में इनके साथ फंक्शन भी लिख दें। जैसे नर्वस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। फिर आप हेडिंग दे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। फिर आप हेडिंग दे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आप प्लांट्स में आ जाए तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट। ग्राउंड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, फॉर प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, अगर आप स्क्लेरेन्काइमा कोलोनकाइमा नहीं भी लिखना चाहते तो। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जड़ों से पानी को पौधों के पत्तों तक लेकर जाने के रिस्पॉन्सिबल है। एंड फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अगर आपके लिए ये डिफिकल्ट है तो आप इसको थोड़ा सा कंसाइज करके, लिमिटेड करके भी आप अपना जो
कह लें कि अपना जो मफहूम है उसको आप बयान कर सकते हैं। आप ये इतने लंबे लंबे फिक्रे ना लिखें जिस तरह मैंने लिखा है। नर्वस लिखा है, टिश्यू लिखा है, आप आगे सिर्फ एक लफ्ज लिख दें कोऑर्डिनेशन, या अगर आप थोड़ा सा बढ़ा लें प्ले रोल इन कोऑर्डिनेशन, प्ले रोल इन मूवमेंट, प्ले रोल इन कनेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, प्ले रोल इन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, प्ले रोल टू सपोर्ट द प्लांट, और उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सिर्फ एक एक लफ्ज ऐड कर दें। आपकी बुक में तो सिर्फ इनके नाम हैं, मैंने साथ ब्रैकेट में उनके फंक्शन भी करवाए ताकि आपका पेपर बाकियों से थोड़ा डिफरेंट हो जाए और पेपर चेक करने वाले की नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा बैठे। तो आज जो हमने ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ी कि हर ऑर्गेनेली अपने फंक्शन के हिसाब से जो है वो मतलब स्पेसिफिक है। फिर हमने डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्कस किया, उसका कंसेप्ट आ गया। अब पेपर में बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? एक तो वो पूछ सकता है डिफाइन ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, फिर वो पूछ सकता है व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। तो आप उसमें बताएंगे कि हर ऑर्गेनेली जो है अपने फंक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक है, वो अपने लिए भी फंक्शन परफॉर्म करती है, सेल के बाकी हिस्सों को भी फायदा देती है, और जब इनका कलेक्टिव फंक्शन जो है इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो किसका फंक्शन बन जाता है? सेल का। इसको हम कहते हैं काम की तकसीम, के सेल की ऑर्गेनेलीज के अंदर काम की तकसीम है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन से जानदार हैं जिनका जिस्म एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है। तो मैंने आपको कहा कि यूनिसेलुलर की मिसाल हमारे पास प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट के साथ साथ मैंने आपको प्रोटिस्ट का नाम भी यहाँ पे जो है वो इनलिस्ट किया। तो मल्टीसेलुलर वो पूछ सकता है कौन से जानदार जिनका जिस्म बहुत ज्यादा सेल के ऊपर मुश्तमिल है। तो आप बता सकते हैं एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सारे मल्टीसेलुलर। और एक बात याद रखिएगा, मैंने बताया कि एक एवरेज साइज का जो बंदा है उसके जिस्म में 100 ट्रिलियंस जो हैं वो सेल जो है वो मौजूद हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ज़हन में रखिएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं जी टिश्यू लेवल की तरफ। मैंने आपको सबसे पहले इसकी डिफाइन बताई कि असेंबलेज ऑफ डिफरेंट सेल आर सेम टाइप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। इसकी अगर टाइप्स को देखा जाए तो हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर है। इनकी मैंने आपको 3-3, 4-4 एग्जाम्पलें दी हैं और साथ अटेम्प्ट करने का मेथड बताया कि वो पूछ सकता है कि राइट डाउन दी नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ एनी टू प्लांट टिश्यू। यही सवाल वो एनिमल पे पूछ सकता है। तो अब आपको 4-4 मैंने बता दिए, जौन से मर्जी आप उठा के उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें पुट कर दें। तो आई थिंक सो आपको बड़ा ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ऑर्गेनेलीज हैं, नेक्स्ट जो लेवल्स हैं उनके साथ दोबारा आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से बड़ा याद कीजिएगा, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो आप जो है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जो है उसको प्रेस कर दें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो जो है आप तक जो है वो कन्वे हो सके। थैंक यू सो मच।